हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवंशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे पहले मैं चाहता था कि प्रणब गुप्ता जी का जो लीगल इंटरप्रिटेशन है 35.1 का और IBA की पोजीशन का, उसको मैं डालूं। मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा स्पष्टीकरण करूं चीज़ों को, उसके बाद मैं डालूं। यानी 9 बजे बाद उनको डालूंगा, 7 बजे मेरे वीडियो आएगा 23 तारीख को। अब तक जो कुछ भी हुआ, हम पूर्ण रूप में आश्वस्त हैं, जो भी जानकार लोग हैं, कि हमारा बैंक पेंशन अपडेशन होगा। और सबसे ज़्यादा आश्वस्त हैं हम, जो सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटमेंट आया, योर आर्गुमेंट्स आर इररेलेवेंट, इफ यू हैव नॉट पे यू विल हैव टू पे एज पर द रेगुलेशन। क्या इससे कुछ चीज इधर उधर हो सकती हैं? दोस्तों, इस पर प्रणब गुप्ता जी ने 35.1 पर इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन दिया है कि आपके फंड की जरूरत भी उन्होंने वही 35.1 में ही खत्म कर दिया। और 35.1 का जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने दिया है, उससे ये अपडेशन से बच नहीं सकते। और इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन कोई जानकार व्यक्ति जो अच्छा खासा सर्विस मैटर्स का जानकार हो, लीगल इंटरप्रिटेशन करना जानते हो, वही दे सकता है, दूसरा नहीं। लेकिन आज हम 4 चीज़ों पर देखेंगे और 9 बजे में केवल और केवल प्रणब गुप्ता जी का जो लेख है उसमें से कुछ को लेकर के मैं वहाँ आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक तो R.K. वर्मा जी ने लेख लिखा, वो मैंने आपको बताया। दूसरा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में क्या हुआ, और 5 तारीख को जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या हुआ। इन सब का लिंक देखेंगे और थोड़ा बहुत सारा हम प्रणब गुप्ता जी के इंटरप्रिटेशन का भी लेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, R.K. वर्मा जी ने कहा कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ था उसमें 35.1 का कोई जिक्र नहीं था। शायद जो लेटर IBA ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट का उद्धरण करते हुए, उन्हीं के सेंटेंस लिखते हुए जो लिखा था सभी बैंक के CMDs को, उसमें 35.1 नहीं था। दूसरा, R.K. वर्मा जी ने कहा कि उसमें रेगुलेशन 5 और 11 जो फंड से संबंधित, उनका भी कोई जिक्र नहीं था। उसमें केवल और केवल रेगुलेशन का सीधा उद्धरण किया गया था, रेगुलेशन 56 का, यानी कोई लिंक नहीं था। और क्योंकि R.K. वर्मा जी को आप जानते हो कि वो काफ़ी जानकार हैं, जानते भी हैं, और बैंकर्स में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लॉ के भी जानकार हैं और इन चीज़ों को भी जानते हैं। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो क्लॉज 12 था एग्रीमेंट का, उसको पहले उन्होंने तोड़ा मरोड़ा। जो 1993 का एग्रीमेंट था, अक्टूबर में जो हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि भाई दिसंबर 1993 तक तुम सब कंप्लीट कर लेना, उसके बाद इस पर रूल्स बनेंगे जो स्मॉल कमेटी को दे दी गए, उसके बाद रेगुलेशन बनेगा और उसके बाद नोटिफिकेशन को, सारा काम हो गया। यानी वो अंडर कंसिडरेशन नहीं था। लेकिन कोर्ट ने रेगुलेशन 12 का सहारा लेते हुए अंडर कंसिडरेशन, अंडर उसमें निगोशिएशन में डाल दिया। यदि अंदर निगोशिएशन नहीं डालते तो एग्रीमेंट में अपडेशन वर्ड था, उनको अपडेशन मानना पड़ता। लेकिन वहां डालने से 2012 में डाल दिया। 1993 की बात को 2012 में डाला और फिर 2015 में डाला अंडर निगोशिएशन, और उस पूरे के पूरे एग्रीमेंट को धराशायी कर दिया। अब यदि हमें अपडेशन चाहिए था तो यह दो ही बात निकल कर आती हैं कि या तो 35.1 का उठाया ही नहीं गया वहां, या कोर्ट ने ध्यान ही नहीं दिया अपने जजमेंट में। लेकिन क्लॉज 12 को जहां कुछ आइटम्स दे रखे थे, किन किन मुद्दों पर बातें करनी है, किन किन मुद्दे पर सहमति, उनमें अपडेशन था। उसको तोड़ करके सीधा रेगुलेशन 56 पर पहुंच गए। यानी
एग्रीमेंट से सीधे रेगुलेशन 56 पे पहुंचे, न कि 35(1) से रेगुलेशन 56 पे पहुंचे। यदि 35(1) का यदि इंटरप्रिटेशन किया जाता और 56 पे पहुंचते तो शायद हो सकता कोई सहारा मिलता, लेकिन वह सहारा नहीं मिल पाया। उसके बाद कहीं उनका वही क्लॉज 17 का सहारा लेकर के कोर्ट ने कह दिया कि भैया अपने प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन के लिए आप IBA के पास, EIBA के पास जाओ। फिर 1994 में जो स्मॉल कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें जो अपडेशन RBI लाइन पे करने की बात हुई, उसको बोल दिया वो तो वैसे डिस्कशन था, और बाद में कोई कोर्ट में केस हो गया था, तो कोर्ट में केस चला हुआ, वही धाराशाही कर दिया, सब कुछ कर दिया, और बिना बिगुए सारा काम खराब कर दिया। तो RK वर्मा साहब का ये कहना कि 35(1) पे कोई चर्चा नहीं हुई थी, तो अपडेशन इसलिए हमें नहीं मिला। अब आते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। प्रणब गुप्ता जी का लीगल इंटरप्रिटेशन पढ़ने के बाद यदि मैं सुप्रीम कोर्ट में 5/2/2026 को जो सुनवाई हुई थी उसका मैं यदि मूल्यांकन करूं, तो मेरा तो मूल्यांकन यह है कि इतनी कमजोर आर्गुमेंट और बहस जो सुप्रीम कोर्ट में पेंशन अपडेशन केस के बारे में हुई थी वो कभी नहीं हुई। और एक बात और कही थी प्रणब गुप्ता जी ने अपने, उसमें मैं बताऊंगा बाद में इसके 9 बजे, कि जैसे ही फंड का मैटर आएगा वो शुरू में ही उसको खत्म कर दिया जाएगा, और यही हुआ था कोर्ट में। कोर्ट ने सुना ही नहीं फंड का मैटर, वो जैसे था वैसा का वैसा खत्म कर दिया। रेगुलेशन पर बात आई 35(1) पर, क्योंकि इन्होंने शुरुआत ही फंड से की थी। अब यह समझ में नहीं आता ये फंड आया कहां से। ना तो ये फंड हाई कोर्ट चंडीगढ़ में था, ना ये फंड की कहानी कहीं हमारे रेगुलेशन में है, ना इस फंड की कहानी कहीं हमारे एग्रीमेंट में है, और ना ये फंड की कहानी और कहीं है। अब पता नहीं समझ में आया कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों ने इसकी फंड थ्योरी शुरुआत क्यों की थी। यानी वीक आर्गुमेंट, खैरियत थी कि हमारा वो पकड़ गया, हम वहां नहीं जा रहे बता रहे, लेकिन उसके बाद पकड़ गया तो मतलब वहां निकल करके आ गया। दोस्तों अब सवाल ये उठता है, इसके बाद जो मनाऊंगा मैं, जो थोड़ा सा क्लियर इसलिए किया कि प्रणब गुप्ता जी का जो इंटरप्रिटेशन है वो तभी समझ पाओगे। गुप्ता जी कहते हैं आपका अपडेशन केवल और केवल रेगुलेशन 35(1) में है, सब कुछ है उसमें। वो ये कहते हैं इसमें सब कुछ है, इसमें यह भी लिखा हुआ है अपडेशन तो होगा ही होगा, लेकिन अपडेशन होने की यह शर्त नहीं है कि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड होनी चाहिए, वहां कोई शर्त नहीं है ऐसी। देखिए बात सही है बिल्कुल। इनको कहते हैं लीगल इंटरप्रिटेशन, ये इसके लिए चाहिए वकील। वो कहते हैं ऐसा वहां कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपका अपडेशन डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स। यदि इसकी चर्चा की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जैसे ही चर्चा की जाएगी ये वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी, आगे चलेगी नहीं। उनकी सारी चीजें बताई मैंने, फिर बताऊंगा आपको मैं, और इसमें दम है। वो कहते हैं बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन शैल बी अपडेटेड, और उस साथ में ये डालते हैं देयर इज नो कंडीशन एज सच कि देयर मस्ट बी सफिशिएंट फंड। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। यानी आपके रेगुलेशन 35(1) में ही फंड की मनाही कर रखी है, और वैसे देखा जाए तो रेगुलेशन 11 और साथ में चले जाओ फंड का व्यवस्था कर रखी है। लेकिन रेगुलेशन का जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है कि वहां ऐसा कोई शर्त नहीं है कि आपका अपडेशन अवेलेबिलिटी और फंड पर आधारित है। ये एक तरह का जबरदस्त इंटरप्रिटेशन है हमारे वकीलों के लिए। चाहे इधर जाओ चाहे नहीं जाओ, इसी बात पड़ जाओ कि इसमें लिखा ही नहीं है अवेलेबिलिटी फंड के लिए, तो आप कैसे जोड़ सकते हो, कैसे ला सकते हो। यानी कोई भी वहां अवेलेबिलिटी फंड की बात नहीं कर सकता।
कि फंड नहीं है तो अपडेशन नहीं होगा। और एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कहा आईबीए को हम बार बार कहते हैं अनरजिस्टर्ड बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई स्टेट यानी बैंक नॉन स्टेट बॉडी को यानी आईबीए को काम करने के लिए कहते हैं तो कर सकते हैं, कराएंगे, आईबीए कर सकता है, सवाल नहीं उठाओगे आप। लेकिन जैसे ही काम हो जाता है, यानी जैसे ही आपका सेटलमेंट हो जाता है, कोई काम दिया हो जाता है और वो बैंकों से अप्रूव हो जाता है और वो पहुंच जाता है नोटिफाइड होने के लिए गवर्नमेंट के पास, जैसे ही नोटिफाइड हो जाता है वो पर्टिकुलर रेगुलेशन और प्रोविजन भारत सरकार का अंग बन जाता है, स्टेट का अंग बन जाता है और उसी समय आईबीए का रोल खत्म हो जाता है। उनका कहना यह है कि आईबीए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ ही नहीं सकती रेगुलेशन पे। आईबीए का काम था सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट करना और अपना रेगुलेशन बनवाना, उसको बैंकों से अप्रूव होना, बैंकों को देना, बैंक को अप्रूव करना, बैंकों को भारत सरकार को भेजना, भारत सरकार का नोटिफाइड करना। नोटिफाइड होते ही नॉन स्टेट बॉडी का इसमें कोई काम नहीं है। इसका मतलब रेगुलेशन जो हमारा बना 1995 उसमें एक शब्द भी आईबीए नहीं बोल सकता। ये बहुत जबरदस्त चीज है। अब क्योंकि चीज मैंने इसलिए बताई आपको, मैं जब गुप्ता जी का लीगल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा तो उस समय आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे। बहुत गहरी गहरी बातें कह दी उन्होंने। इनको कहते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट वो नहीं है जो 5 तारीख को शुरुआत में हुआ था। और इन सब चीजों को देखने के बाद गुप्ता जी जैसे व्यक्ति ये कहते हैं हाँ अपडेशन है, फंड की बात सीधी सादी है, वह नहीं कही गई है और कोई शर्त नहीं है, फंड पर आधारित है वो। और आईबीए नॉन स्टेटरी बॉडी है, वो काम कर सकते हैं, स्टेटरी बॉडी करने को कहती है, लेकिन जैसे ही नोटिफाइड हो जाता है वहां से आईबीए का रोल खत्म हो जाता है। ये है रियल स्टेटी और इसको बहुत लोग जान चुके हैं। इसके बावजूद भी यदि फैसला गलत जाता है तो स्वाभाविक सी बात है, सवाल तो उठेंगे ही। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।